हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ यूनिट ऑफ एरिया और अ डिमार्केटेड ग्रुप ऑफ पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट वन यूनिट फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव और सम रिप्रेजेंटेटिव्स। In other words, a constituency is a demarcated area or group which is given representation. इसका मतलब ये होता है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो और आपने ये वर्ड सुना हो कॉन्स्टिट्यूएंसी। कुछ एरियाज की कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं अपने खुद के नाम से। मान लो जैसे मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो चंदन नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, वो उस एरिया का है। बट वहीं कुछ ऐसे एरियाज पे, जैसे अगर भद्रेश्वर देखो, वहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है भद्रेश्वर, उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये होता है कि एक सर्टन एरिया, एक सर्टन पॉपुलेशन और एक सर्टन एरिया में जो लोग रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर, मैं आपको विथ डायग्राम समझाती हूँ। मान लो ये एक एरिया है और यहाँ कुछ सर्टन नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, तो इस पूरे एरिया का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। वहीं दूसरा एक एरिया है कोई, वहाँ पे भी कुछ सर्टन नंबर ऑफ पीपल है, उसका दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा। अब इस एरिया में जितने भी लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। वो कहते हैं कि ये हमने जो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है, ये भैया हमें जो है रिप्रेजेंट करेगा आगे जाके, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फिर लोकसभा वगैरह में जाता है, वहाँ पे जो है इस एरिया के लोगों के प्रॉब्लम्स को, नीड्स को, एस्पिरेशन जो भी है उसको जाके वहाँ पे सामने रखता है। मतलब बेसिकली ये एक इंसान जो है इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं वहाँ के लोग एक एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं जो कि उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। वेरी सिंपल। अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें, यूनिट ऑफ एरिया, ये आपका जो है यूनिट ऑफ एरिया हो गया, ठीक है, ये पूरा। और यूनिट ऑफ एरिया और अ डिमार्केटेड ग्रुप ऑफ पीपल, ये यूनिट ऑफ एरिया हो गया पूरा, और इसके अंदर जो लोग हैं वो आपके यूनिट ऑफ पीपल हो गया आपका डेफिनेशन। सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम देखेंगे सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी और मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इसकी मीनिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल वर्ड में इसको भी मैं आपको डिफाइन कर दूंगी, बट फर्स्ट लेट्स जस्ट रीड द डेफिनेशन। सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी मीनिंग, when the country is divided into as many constituency as is the number of representatives to be elected, and from each constituency the electors elect one representative, it is called a single member constituency. For example, we in India elect 543 members of the Lok Sabha, and for it we divide the country into 543 Lok Sabha constituencies. From each constituency one Lok Sabha MP is elected. Usually in most of the elections and in most of the states of the world, single member constituencies are created. Basically जब एक पर्टिकुलर कंट्री को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो जितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे वहाँ से एक एक मेंबर आता है, तो बहुत सारे मेंबर्स भी होंगे जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, है ना। तो इसी को कहते हैं सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा ना, वही चीज़ है बेसिकली। इंडिया की एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। इंडिया में 543 जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है, 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब ये 543 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंडिया में 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहाँ से मेंबर्स आते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को। इसी को कहते हैं सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, जो दुनिया की बहुत सारे कंट्रीज़ है, वहाँ पे यही फॉलो होता है। मल्टी मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? When from a single big constituency, two or more than two representatives are elected, it is called a multi-member constituency. In several types of elections, for example, elections on the basis of proportional representation, only multi-member constituencies are used. Members of Odisha Vidhan Sabha together as a unit elect 10 members of Rajya Sabha, and hence it is an example of a multi-member constituency. तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है दो या दो से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो इसे मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे इलेक्शंस जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही यूज़ किए जाती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई अगर जाता है इलेक्शंस में खड़ा होता है, उसको 30% वोट मिलता है, तो उसको सीट्स पे 30% ही मिलेगी।
ऐसा नहीं है, मान लो इलेक्शंस हुई और सबसे हाईएस्ट वोट्स जो है वो 30% है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मिली है, तो उसको सीट भी किसी एक पर्टिकुलर इंसान को मिली है, पार्टी में से किसी एक पर्टिकुलर इंसान को मिली है, तो उसको सीट उसका शेयर ऑफ सीट है वो भी 30% ही होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज़। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही यूज़ होती है, ठीक है। मूविंग अहेड, we'll now talk about forms of elections, किस तरीके से वोटिंग होती है, क्या होता है। पहले तो ड्यूटीज ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब मान लो जिसे हम इलेक्ट कर रहे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम इलेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। पहला कि लोगों के इंटरेस्ट्स, उनके ओपिनियंस, नीड्स और रिसोर्सेज के बारे में उसे अच्छे से पता होना चाहिए एंड ही शुड वैल्यू दैट, ठीक है। दूसरा क्या कि कंटिन्यूस और एक्टिव लिंक्स उसको मेंटेन करना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, ताकि वो उधर के प्रॉब्लम्स, नीड्स और डिमांड्स को समझ पाए, ठीक है। जो भी जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, ही शुड मेंटेन कंटिन्यूस एंड एक्टिव लिंक्स विद दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ताकि वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, जो नीड्स है, जो डिमांड्स है, वो उसे पता हो, ठीक है। तभी तो वो जाके उसे रिप्रेजेंट करेगा ना, उस पर्टिकुलर एरिया को। उसके बाद to act as a two-way channel of communication between the people and the government and vice versa. बेसिकली जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में कम्युनिकेशन मतलब अब देखो, लोग जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से जाके बात नहीं कर सकते, राइट। तो ऑब्वियसली कोई मिडिल मैन होना चाहिए, तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो एज अ मिडिल मैन काम करता है, ठीक है। to secure proper implementation of developmental plans in his constituency. बेसिकली डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट के प्लान्स हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, ये इंश्योर करता है, ठीक है। टू गेट रिलीज्ड एनहांस्ड डेवलपमेंट ग्रांट्स फॉर हिज कंस्टिट्यूएंसी, और जो डेवलपमेंट ग्रांट्स मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, ठीक है, उसको सिक्योर करना, उसको एनहांस करना इज ऑल्सो हिज ड्यूटी, ठीक है। भाई डेवलपमेंटल प्लान्स एंड प्रोग्राम्स लाना, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। सोशल मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करना, एनजीओज़ के साथ लिंक बना के रखना ताकि सोशल काम अच्छे से हो, एक बैलेंस बना के रखना नेशनल और लोकल इंटरेस्ट्स के बीच में, डिमांड्स ऑफ पीपल को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, प्लस उसको पॉलिसी और लॉ ताकि वो पॉलिसी और लॉ बन जाए। जब तक डिमांड्स नहीं जाएंगे लोगों के गवर्नमेंट के पास, तब तक कोई ऐसी पॉलिसी आएगी नहीं जो उस डिमांड्स को फुलफिल करेगी। तो वो करना, वो डिमांड को लेके जाना वहाँ तक। करप्शन और डिफेक्शन से दूर रहना, ठीक है। एक फ्रेटर्निटी, लोगों के बीच में भाईचारा बना के रखना एंड ऑल ऑफ दैट, दिस इज ऑल द ड्यूटी ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब हम देखेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विक्ट्री सिस्टम इन इलेक्शंस। तो बेसिकली इस सिस्टम में होता क्या है, व्हाट हैपेंस, इसमें ये होता है कि एक रियल मेजॉरिटी जिसे मिलती है वो जीतता है इलेक्शंस। रियल मेजॉरिटी क्या होता है, 51% वोट्स। तो बहुत सारे लोग खड़े हैं इलेक्शंस में, किसी को भी अगर 51% वोट्स मिल जाते हैं या उससे ज़्यादा मिल जाते हैं तो वो जीत जाता है। मान लो कि 51% वोट से कम मिला, 51% वोट को रियल मेजॉरिटी कहते हैं, उससे कम मिला, तो फिर वापस से जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में वापस एक बार इलेक्शन होती है, वापस से वोट्स आते हैं, ये सब होता है, ठीक है। वोट की काउंटिंग कौन करता है, रिटर्निंग ऑफिसर करता है और उसके स्टाफ। इंडिया, यूके, यूएसए और सेवरल अदर कंट्रीज़ में ये सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। बट इस सिस्टम का डिफ़ॉल्ट क्या है कि डिले हो सकता है, इनएफिशिएंट होता है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया। मान लो कि किसी को 51% रियल वोट्स नहीं मिले तो वापस से रीपोलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जो फर्स्ट 2 और 3 कैंडिडेट्स हैं उनको लेके वापस से रीपोलिंग करनी होगी, या फिर वापस से वो वोट्स वाला स्टाफ होगा, ठीक है। पोलिंग वापस से होगी या फिर कोई और दूसरा वे हो सकता है, ठीक है। नाउ वील टॉक अबाउट माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट। डेमोक्रेसी है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब गवर्नमेंट में लोगों का पावर सुप्रीम है, पीपल्स पावर इज सुप्रीम, राइट, और गवर्नमेंट जो है वो लोगों का ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक इंसान का रिप्रेजेंटेशन हो, माइनॉरिटीज़ का भी रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो जेंडर बेस्ड माइनॉरिटीज़ हो, कास्ट बेस्ड माइनॉरिटीज़ हो, कोई भी माइनॉरिटी हो, उनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मेजॉरिटी के साथ साथ जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ वी आर नॉट लेफ्ट आउट, वी आर ऑल्सो इक्वल्स,
ठीक है, इलेक्शन का मतलब ये कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इम्पॉर्टेंस क्या है माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की, रैशनली और इम्पॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, in a population of almost every state there is present a majority community along with several ethnic, linguistic, cultural, educational minority groups, that is minorities. In contemporary times, some countries even identify the lesbians, transgenders, gay, bisexuals or heterosexual groups as sexual minorities. Moreover, in countries where the number of women are quite less than men, they are also treated as minority. और अब यहाँ पे बता रहा है माइनॉरिटी किसे किसे कहा जाता है, सिर्फ कास्ट बेस्ड नहीं होता, जेंडर बेस्ड भी होता है, ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड भी माइनॉरिटी होता है। तो एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में जहाँ पे हमेशा इक्वालिटी की बात होती है, एक सिविल लाइफ जीने की बात होती है, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, कल्चरल, पॉलिटिकल राइट्स की बात होती है सिटीजन्स की बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तो एक ऐसे लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिप्रेजेंटेशन है, माइनॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन हो इलेक्शंस में, वो उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है बहुत बार कि क्योंकि माइनॉरिटीज़ स्मॉल नंबर में होते हैं, छोटे नंबर में होते हैं, तो क्योंकि उनकी नंबर इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो उतनी होती नहीं है, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि फिर उनके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है ना, वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, रिसोर्सेज होगा, अपॉर्चुनिटीज़ होगा पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में, वो उन्हें नहीं मिलेगा, फिर वो एक डिसएडवांटेजियस पोजिशन में चले जाएंगे। इसीलिए at times they find themselves living with several disadvantages resulting from their lesser number as well as with some deficit in their need for a better or special protection and promotion of their educational, cultural needs and interests. जो मैंने अभी बोला कि उनको बहुत ही डिसएडवांटेज हो जाता है, वो एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे चले जाते हैं। एक डेमोक्रेसी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि माइनॉरिटी राइट्स को भी उतनी तवज्जो दी जाए जितनी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो मेजॉरिटी वाले लोग होते हैं उनको दी जाती है, ठीक है। और इनफैक्ट पॉलिटिक्स के अंदर भी, सिस्टम के अंदर भी माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सिर्फ उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हैं तो मेजॉरिटी ग्रुप उनके लिए काम कर रही है तो हो गया, नहीं, माइनॉरिटी को भी आने दो सत्ता में, लेट देम ऑल्सो कम टू पावर, लेट देम ऑल्सो गेट दैट रिप्रेजेंटेशन सो दैट दे कैन एक्चुअली। अब देखो, कोई वुमेन है, ये यही बात होगी, कोई अगर वुमेन है, अगर वो एक पावरफुल पोजीशन पे है तो उसे पता है वुमेन क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है, तो शी कैन मेक बेटर लॉज, शी कैन मेक बेटर पॉलिसीज, she can make good decisions in regard of a women. Women के पर्सपेक्टिव से वो ज़्यादा बेटर डिसीजंस ले पाएगी क्योंकि वो खुद women है, राइट। सिमिलरली अगर माइनॉरिटीज़ के लिए कोई चीज़ करनी है, माइनॉरिटीज़ के लिए कोई पॉलिसी लानी है या कुछ भी करना है, तो अगर कोई माइनॉरिटी पावर में है, कोई माइनॉरिटी ग्रुप पावर में है, तो ऑब्वियसली डिसीजंस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा एप्ट होंगे। दिस इज़ व्हाट वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Article 29 and 30 of Part 3 of the Indian Constitution defines the educational and cultural rights of minority citizen of India. Factual detail है Article 29 और 30 जो कि Part 3 Constitution के Part 3 में है, वहाँ पे minorities जो हैं उनकी educational और cultural rights के बारे में बात की गई है। Article 29 of Indian Constitution grants to the minorities right to maintain their respective language, script and culture. Article 29 में ये राइट दिया गया है माइनॉरिटीज़ को कि वो खुद का लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, जो भी उनका कल्चर है, जो भी उनका लैंग्वेज है, जो भी उनका स्क्रिप्ट है, वो अपना वो मेंटेन करके रख सकते हैं, उनको हटाने की, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको कंजर्व करके, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आर्टिकल 30 grants to the minorities the right to establish and administer their educational institutions. बेसिकली जो ये माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उसको अच्छे से एस्टैब्लिश कर सके, उसको अच्छे से एडमिनिस्टर कर सके, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 30 में लिखी हुई है, ठीक है। चाहे वो किसी भी रिलीजन या लैंग्वेज का हो वो माइनॉरिटी, बट दे शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। In fact, ensuring adequate representation to minorities is one of the basic goals of every liberal democratic state. ये एक basic goal, you know, it's a basic goal for every liberal democratic state. Proportional representation. What is a proportional representation? Proportional representation is a method of minority representation which is designed to ensure the representation of minorities in rough proportion to the numerical strength. It advocates that only those candidates should be considered elected who are in a position to get a fixed and definite quota of votes and not just more votes than other candidates. It also tries to ensure that only a minimum number of votes may go waste. ठीक है, और दो मेथड्स होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड, लिस्ट मेथड। बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का ये एक मेथड है, ठीक है, तो ताकि माइनॉरिटीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से हो पाए,
वो एक रफ प्रोपोर्शन में हो पाए, जितने मान लो माइनॉरिटीज एक सर्टन नंबर है तो उनके हिसाब से उनकी रिप्रेजेंटेशन हो पाए, उनके नंबर, उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे जितने वो है नंबर में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कम मेंबर्स है और आप रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, वेस्ट चला जाएगा वो। तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे उनको एक रफ प्रोपोर्शन मिले, ठीक है, ये चीज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होती है, ठीक है। एक डेफिनेट कोटा ऑफ वोट्स मिले जो कि ज़्यादा ना हो, दूसरे कैंडिडेट से कम भी ना हो, ठीक है, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। दो मेथड से होती है, एक लिस्ट मेथड से होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड से होती है। तो बेसिकली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोटर्स होते हैं, जो वोट देते हैं, वो रैंक करते हैं कैंडिडेट्स को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ये मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है, जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा मेंबर जाते हैं, ठीक है। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है जहाँ पे रैंकिंग होती है, तो वोटर्स जाके अपना प्रेफरेंस बोलते हैं कि हमें इस रैंक में, मतलब इस ऑर्डर में ये हमारा प्रेफरेंस है कि हमें ये चाहिए इस पोजीशन के लिए, पहले मतलब ये चाहिए, ही इज़ माई फर्स्ट प्रेफरेंस, दिस इज माई सेकेंड प्रेफरेंस, ऐसा ऐसा, ठीक है। और फिर उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही जो है सीट्स मिलती है, उस प्रेफर्ड कैंडिडेट का इलेक्शन होता है। ये आपका हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जैसे हरी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही चीज़ लिखी हुई है। You just have to know the meaning of it, that's it, nothing else is going to come, all these calculations and everything कि एक एग्जाम्पल बताओ कृष्ण, हरी, बंसी, मुरली, इन सब का नहीं, दिस वोंट कम, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द लिस्ट सिस्टम, इसमें क्या होता है, नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो वोटर्स जो है वो आते हैं, वो अपना वोट देते हैं, जिस भी पार्टी के कैंडिडेट का को वोट देना है वो वोट देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टीज़ को प्रोपोर्शन में टू द परसेंटेज ऑफ द वोट दे रिसीव। अब जितना परसेंट, जिस पार्टी को जितनी परसेंट वोट मिली है उस प्रोपोर्शन में जो है सीट्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। उस पार्टी को वो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मान लो इतना परसेंट, 60% वोट मिला है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, तो वो डिवाइड होता है, वो 60% जो वोट है वो उसी पार्टी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। डिवाइड नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी प्रोपोर्शन में। दो तरह की लिस्ट होती है, एक क्लोज्ड लिस्ट होती है, एक ओपन लिस्ट होती है, ठीक है। क्लोज्ड लिस्ट में जो है वोटर्स कैन ओनली वोट फॉर अ पार्टी एंड द पार्टी डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। वोटर्स जो है वो सिर्फ एक पार्टी के लिए वोट कर सकते हैं और वही पार्टी जो है अपना कैंडिडेट्स खुद चुनता है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मान लो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, क्लोज्ड लिस्ट में क्या होता है, ये मैं हूँ, ठीक है, दिस इज़ मी दीक्षा एंड आई एम गोइंग टू वोट, ठीक है। मैं वोट करने गई और मैंने अपनी वोट दे दी, बट मैं किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को अपना वोट नहीं दे सकती, मुझे एक पूरे पार्टी को, जैसे बीजेपी, टीएमसी, ये सारे पार्टी है ना, उनमें से किसी को वोट देना पड़ेगा। तो मैंने एक पार्टी को वोट दे दी, ठीक है। अब ये जो पार्टी है ये अपने कैंडिडेट्स जो है वो खुद चुनेगा कि मुझे इस पोजीशन के लिए ये चाहिए, मतलब वो पार्टी अपने कैंडिडेट्स खुद उसकी पोजीशन डिसाइड करेगा। ये हो गया आपका क्लोज्ड लिस्ट। ओपन लिस्ट में क्या होता है, voters can influence the ranking of the candidates within a party by voting for individual candidates on the list। अब मान लो ये जो पार्टी है अपनी कैंडिडेट्स को कुछ ना कुछ बना रहा है, तो ओपन लिस्ट में क्या होता है, वोटर्स फिर इन्फ्लुएंस कर सकती है, जो कैंडिडेट्स की रैंकिंग है ना उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। वो अपना वोट एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को दे सकती है और विद इन द पार्टी जो रैंकिंग होगी कैंडिडेट्स की इस किसी भी पोजीशन के लिए वो चेंज हो सकता है। दिस इज़ द लिस्ट सिस्टम। बहुत ईजी है ना, नथिंग, दिस नथिंग टफ इन फ्रेंचाइजी चैप्टर। पता नहीं क्यों आपको टफ लग रहा है, इट्स नथिंग। आप ना, मैं बताती हूँ, जब मैं भी 12th में थी मुझे भी ये सारा कुछ जो है ना, दिखाती हूँ मैं आपको, ये सब कुछ देख के बहुत डर लगता था, ओ माय गॉड ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या मैथ्स कहाँ से आ गई एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो होता था थोड़ा, बट इट्स नॉट टफ, ठीक है, स्पेशली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस विच यू हैव, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी ईजी। तो एज सच कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर अगर आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी, जो अनटैकल कॉन्सेप्ट्स का इंस्टाग्राम पेज है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो मुझे। तो वहाँ पे भी आप मुझे एक्चुअली मैसेज कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड यू कैन गेट रिप्लाईज एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। You will get replies, you can नहीं, you will get replies as soon as possible. Anyways, इसके बाद बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की।
सेकंड बैलेट सिस्टम, क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम, लिमिटेड वोट सिस्टम, कम्युनल इलेक्टोरेट्स, रिजर्वेशन, नॉमिनेशन। इसमें से आपको सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है, क्यूमुलेटिव, रिजर्वेशन, नॉमिनेशन। रिजर्वेशन और नॉमिनेशन से तो नाम से ही पता है, ठीक है। रिजर्वेशन से शुरू करते हैं। रिजर्वेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे कुछ ऐसे सीट्स जो होते हैं लेजिस्लेचर के या फिर किसी भी अदर बॉडी के जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले, वो साइड में रख दिए जाते हैं कि भैया ये सीट जो है वो रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए, हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए, हर तरह का जो माइनॉरिटीज़ है उसके लिए सीट अलग से रख दिया जाता है कि इस सीट पे जो है यही बैठेंगे। दिल्ली में आप कभी बस में ट्रैवल करो, कुछ सीट्स वुमेन की होती है, वहाँ पे मेन नहीं बैठ सकते, ठीक है। मेट्रो में ट्रैवल करो, कुछ सीट्स जो होती हैं वो डिजेबल्ड लोगों के लिए होती हैं, आई एम सॉरी, स्पेशली एबल्ड। Never call someone disabled, always call specially able. So I'm correcting myself, you also correct yourself whenever you speak. तो specially able लोगों के लिए कुछ सीट्स होती हैं, कुछ women के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, एक पूरा कोच ही रिजर्व होता है women के लिए। So ये आप वहाँ पे भी रिजर्वेशन देख रहे हो ना, सिमिलरली यहाँ पे भी रिजर्वेशन होती है सीट्स की, ठीक है। नॉमिनेशन क्या होता है? नॉमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कैंडिडेट्स जो है उनको प्रपोज किया जाता है फॉर एन इलेक्शन। मतलब to be very precise, nomination usually involves parties or individuals formally submitting candidates' names to the electoral body, ensuring they meet eligibility criteria. मतलब कि इलेक्शन के लिए भैया हम इस इंसान को भेज रहे हैं अपने पार्टी से, तो कुछ क्राइटेरिया होती हैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए। अगर वो इंसान वो फुलफिल कर रहा है, वेल एंड गुड, खड़ा हो जाता है, तो हम इसे नॉमिनेट कर रहे हैं कि ये हमें रिप्रेजेंट, मतलब इसे हम इलेक्शन के लिए भेज रहे हैं, जाओ मौत के कुएं में, है ना। जस्ट जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। सो एक इंसान को जो पुश फॉरवर्ड किया जाता है तो इसको कहते हैं नॉमिनेशन। वेरी सिंपल, हम अपने डे टू डे लाइफ में भी ये सारे वर्ड्स जो है वो सुनते हैं, ठीक है। और अच्छा, कुछ सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं विच अलाउ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू बी नॉमिनेटेड बाय कलेक्टिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ सिग्नेचर्स फ्रॉम दी वोटर्स, ठीक है। कुछ सिग्नेचर्स ले लो आप वोटर्स से, तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी नॉमिनेट कर सकते हो फिर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम। ये क्या होता है? यहाँ पे जो है वोटर्स के पास मल्टीपल वोट्स होते हैं, जितनी सीट्स होगी उतने वोट्स होते हैं वोटर्स के पास, ठीक है। और वो अपनी वोट को देके, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जितने भी सीट्स है उसमें अपने अपने वोट देंगे, हाँ ठीक है, इस सीट के लिए, इस सीट के लिए, इस सीट के लिए, ये ऐसे करके, ठीक है। वोटर्स में एलोकेट ऑल देयर वोट्स टू वन कैंडिडेट और स्प्रेड देम अमॉन्ग मल्टीपल कैंडिडेट्स। This system is often used to help minorities groups secure representation in elections with multiple winners. Basically, क्योंकि उनके पास multiple votes होते हैं cumulative system में, तो जितने seats होंगे उतने votes होते हैं, ठीक है, तो वो distribute हो जाता है। प्लस वोटर्स जो है वो अपने वोट को एलोकेट भी कर सकते हैं कि भैया जैसे मान लो अलग अलग सीट्स के लिए अलग अलग वोट्स दिया, एक इंसान ने बहुत सारे वोट्स दिए, अब वो कर सकता है जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना वोट्स का, तो वो इंसान क्या कर सकता है, वो कर सकता है कि सबको एक साथ मिला के किसी एक इंसान को दे दो, वो भी हो सकता है, वरना फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहने दो। दिस इज़ व्हाट क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम इज़। ये क्यों होता है? ताकि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन बना रहे। अगर ऐसी ज़रूरत है कि सबको, मान लो एक ने सबको वोट दिया, ठीक है, मल्टीपल वोट्स दी, अब तुम्हें किसी एक इंसान को बनाना है तो तुम सारे वोट्स को क्यूमुलेट करके दे दो उस इंसान को, उस पार्टी के अंदर, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो दिस इज़ क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम, ठीक है। सो येस, आई थिंक आई विल बी डूइंग इतना ही अभी के लिए, इस वीडियो के लिए मैं यहीं तक पढ़ाऊँगी। इसके बाद बस आपका पार्टी सिस्टम बचता है जो कि बहुत छोटा सा है, ठीक है, वो मैं आपको थर्ड पार्ट में कवर कर दूँगी। And yes, with that, if you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. Do follow me on Instagram, link will be in the description below. आपको history, political science, geography सबकी playlist नीचे मिल जाएगी, आप उसे भी check out कर सकते हो। Till then, happy studying, good luck.